रिकॉर्डिंग शुरू करिए। चलिए, आधुनिक इतिहास में चैप्टर क्या है? भारत में शिक्षा का विकास। जहां हम कहाँ हैं? राधा कृष्णन आयोग 1948-1949। राधा कृष्णन आयोग महत्वपूर्ण है। इसके पहले जितने भी शिक्षा के आयोग बने हुए हैं ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश सरकार ने भारत शिक्षा के विकास के जितने आयोगों को गठित किया था उनको हम लोग पढ़ चुके हैं। इस समय हम क्या देख रहे हैं? राधा कृष्ण आयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे 1948-1949 का आयोग है। ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ, अब ये बताया जाए कि भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947, तो ये थोड़ा सा नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता है, बच्चे पता है कि भारत कभी गुलाम था फिर आज़ाद हुआ। यानी आज़ादी यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने क्या किया था? नवंबर 1948 में, आज़ादी के बाद नवंबर 1948 में किसने, भारत सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन किया, जिसका उद्देश्य क्या था? सवाल ये उठा, क्यों गठित किया गया? यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी सुझाव देने के लिए। जो विश्वविद्यालयी शिक्षा था, यानी विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए राधा कृष्णन आयोग का गठन नवंबर 1948 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। और इस आयोग ने, चूंकि मैं यहाँ लिख दिया हूँ क्या, 1948-1949, तो 49 में, यानी कि क्या, इस आयोग कब बना? 1948 में। लेकिन इस आयोग ने जो अपना रिपोर्ट दिया, यानी जो अपना सुझाव दिया, वो सुझाव कब दिया? अगस्त 1949 में। समझ गए आप? तो आपके प्री के 2 सवाल हुए। क्या राधा कृष्ण आयोग कब गठित हुआ? तो आप बताएंगे कब गठित हुआ। ये गठित हुआ है नवंबर 1948 में। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में। क्यों गठित हुआ है? विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी सुझाव देने के लिए किसी भारत सरकार को। और ये इसने रिपोर्ट कब दिया? रिपोर्ट दिया है अगस्त 1949 में। और सुझाव क्या दिया? उस रिपोर्ट में क्या बातें थी, इस पे हम आप चर्चा कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या जो सुझाव है, क्या इन्होंने कहा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सुझाव क्या दिया, या कह सकते हैं सिफारिश कह सकते हैं, जो भी आप कह लीजिए। पहला सुझाव ये था कि माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की हो। क्या हो? माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की हो। ये सुझाव था, पहला सुझाव। किसका? इस आयोग का। दूसरा सुझाव ये था, अगर मान लीजिए कि विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का आयोजन चल रहा है, तो परीक्षा के दिनों को अलग कर दीजिए। किसे? परीक्षा के दिनों को पृथक कर कम से कम 180 दिन क्या होना चाहिए? कक्षाओं का संचालन होना चाहिए। यानी 180 दिन क्या होना चाहिए भाई? क्लास चलना चाहिए। कहाँ? विश्वविद्यालयों में। और कहा गया कि 180 दिन क्लास हो, शिक्षण कार्य किया जाए। परीक्षा के दिनों को छोड़ करके नहीं, आप इसी 180 दिन में जोड़ लीजिए। जो 10 दिन एग्जाम करवा रहे हो, तो जैसे और यूनिवर्सिटी दौड़ा एग्जाम करवाती, महीना भर चलाती है, तो उसको मत जोड़िए। उनको छोड़ के, यानी कि एग्जाम जो होता है मेन एग्जाम, उस डेट को, उस दिनों को हटा करके 180 डेज आप शिक्षण कार्य क्लास चलाइए। और बच्चों से कहिए कि उनका अटेंडेंस 75% मस्ट है क्लास के दौरान। लो, ये 75% मैं जोड़ रहा हूँ, जो कि नियम तो बना दिया जाता है, लेकिन बच्चे क्लास ले चाहे ना लें, एडमिट कार्ड उन्हें पैसा लेके दे दिया जाता है और उनका अटेंडेंस लग जाता है। बच्चे को आया गया कुछ नहीं, राम और सीता का संबंध किससे है, ऐसा उनको लोग पूछा जाए कि राम ने किसको मारा था, तो बता देते दुर्योधन को मारा था। भूल जाते हैं इस बात को, रावण को राम ने मारा था। वाह! अगर आपसे सवाल कोई कर लेगा तो कहेंगे ये तो पता नहीं। राम की कहानी कहाँ चलेगी? महाभारत में चलेगी। महाभारत की कहानी, जो महाभारत के नायक हैं, किरदार है, वो रामायण में चलाएंगे। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं।
पूछिए रामचरितमानस किसने लिखा तो कहेंगे वाल्मीकि जी ने लिखा है, जबकि रामचरितमानस लिखा गया तुलसीदास जी के द्वारा। ये है शिक्षण। शिक्षण अगर नहीं क्लास चलेगा तो बच्चा बस खाली पीले पन्ने पे वो जो एक छपा होता है काले अक्षरों में पीला पेज है, पीला मेढक बरसात में जैसे निकलते हैं वैसे ही लोग खरीदते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में पीला है, कुछ यूनिवर्सिटी में पिंक है, किसी में वाइट है, जैसे जहाँ सुविधा है वैसे मेढक आता है, उसी को बच्चे सीरीज पढ़ के एग्जाम देते समझ सकते हैं। यानी क्लास होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम का कम से कम मेरा मानना है कि इनका भी सुझाव रहा इस कमीशन का, और मेरा ही मानना है कम से कम पाठ्यक्रम का 70% कवर होना चाहिए इन 180 दिनों में, और तब उसके बाद बच्चे से उसका टेस्ट उसका एग्ज़ाम लेना चाहिए। अगर उसके पहले एग्ज़ाम ले रहे हैं तो बस क्या भूकंप कैसे आता है तो बच्चे लिखना शुरू करते हैं, क्लास नहीं ले रहते हैं तो कोई फिगर नहीं बनाएंगे। हम जब छोटे थे लिखना शुरू करेंगे, बताएंगे कि हम जब छोटे थे तो भूकंप नेपाल में आया था और हमने सुना था कि लोग घरों निकल के भाग रहे, धरती कांप रही थी। और जबकि पूछ रहा है कि भूकंप क्या है और भूकंप के आने के क्या कारण है, ये नहीं बताएंगे। उसमें राम चर्चा चलती रहेगी, तब तक पेज खत्म हो जाएगा और कॉपी बंद करके जमा करके चले आएंगे। जब परसेंटेज आता है तो आता है कितना, 70%। तो ये शिक्षा व्यवस्था वर्तमान की बिल्कुल नहीं ठीक है। खासकर विश्वविद्यालय शिक्षा अभी अच्छी नहीं चल रही है। बहुत सारे डिग्री कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं जहाँ ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दिनों, अब क्या कहा राधा कृष्ण आयोग में, कहा गया कि परीक्षा के दिनों को अलग करते हुए 180 दिन का क्लास चलाओ, फिर एग्जाम करवाओ। फिर कहा गया कि 180 दिन को क्या किया जाए, कहा गया कि 180 दिन को 3 सत्रों में बांट दो। किसमें? 3 सत्रों में बांटो। एक साल को 3 सेशन में डिवाइड, मतलब एक साल को 365 दिन है, 365 दिन में 180 दिन क्लास चलाना है, और उन 180 दिनों को आप 3 सेशन में डिवाइड कर दो। और 3 सेशन डिवाइड करने का मतलब कि 180 दिनों में कितने सप्ताह होंगे, जब बताइए मल्टीप्लाई करके आप। 180 दिनों में कितने सप्ताह हो जाएंगे? 24 हफ्ते कितने होंगे देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप हैं। 25। अच्छा, यहाँ लेकिन सुझाव दिया गया था, कोशिश ये करिए कि इन 3 सत्रों को देखा जाए तो 11 सप्ताह के आसपास अगर बन जाए तो अच्छा है, ऐसा सुझाव दिया गया था कि अगर एक साल के पास समय है तो 180 दिन को बढ़ा करके आप यानी 11 सप्ताह एक का एक सेशन चलाइए। लेकिन विद्यालय में न बच्चे हैं न शिक्षक हैं, बच्चे नहीं जाते ही नहीं, तो ये होगा क्या, 180 दिन क्लास सुझाव दिया। दूसरा क्या दिया, कहा कि उच्च शिक्षा को 3 श्रेणी बांट दो। एक और सुझाव क्या, हायर एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन क्या करिए, इसे कहा कि 3 हिस्सों में बांट दो, 3 श्रेणियां कर दो। अब 3 श्रेणी कौन कौन सी? सबसे पहले सामान्य शिक्षा दो। सामान्य शिक्षा का मतलब है कि जो बस काम चलाऊं पढ़ना चाहता है कि मैं भी स्नातक पास हो जाऊं, है ना, सामान्य शिक्षा। दूसरा उदार शिक्षा। तीसरा व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक शिक्षा इसकी बात किसने किया, राधा कृष्ण आयोग ने। अब इनमें जो पहला है ये कहा गया कि भाई जो सामान्य शिक्षा है इस पर आपको विशेष बल देना, जैसे कृषि है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, कानून है, वाणिज्य है, इन सब में कुछ विशेष करके आप चाहें तो व्यवसायिक शिक्षा में बहुत सारी डिग्रियाँ ऐसी जिनको आप संचालित करिए, उन्हें टेक्निकल ज्ञान दीजिए। खास करके कि अगर आपको एक बात और है, इन्होंने भी कहा कि जो प्रशासकीय कार्य करना चाहते हो यानी जो प्रशासन में जाना चाहते हो उनके लिए जो योग्यता है वो न्यूनतम स्नातक कर दिया जाए। तो अभी भी तो स्नातक है, स्नातक नहीं पास हो तो प्रशासकीय सेवाओं में नहीं जा सकते हो। यानी प्रशासकीय सेवाओं के लिए स्नातक अनिवार्य हो, ऐसा किसने कहा, राधा कृष्ण आयोग ने कहा। स्नातक की डिग्री 3 वर्ष की होनी, ये भी कहा कि स्नातक की जो शिक्षा है ना वो 3 ईयर्स होना चाहिए। अभी भी है 3 ईयर्स कि नहीं है, 3 साल ही तो है, उसमें फंसे रहो तो 2 साल होना चाहिए। वैसे स्नातक की शिक्षा को 2 साल के एक ही साल में खत्म कर देना चाहिए।
जितना जल्दी पढ़ा लिखा दोगे उतना ही अच्छा है। वैसे भी नहीं पढ़ रहे हैं, डिग्री 3 साल लेने कहाँ से बर्बाद करें। जितनी जल्दी डिग्री लेंगे पढ़ेंगे वैसे भी नहीं हो, चाहे आप 5 साल करो चाहे 6 महीना कर दो। 1 साल भी नहीं पढ़ेंगे 3 साल के बजाय क्या परेशान करते हैं। 1 साल में मेरा मानना है कि स्नातक की शिक्षा को 1 साल के लिए कर दे, 1 वर्षीय कर देना चाहिए। 1 वर्षीय 3 वर्षीय दोनों करना चाहिए। अब जिसमें जाना चाहे उसको भेज दीजिए। 1 वर्षीय होने में एक बेनिफिट है कि बच्चा एडमिशन लिया, एग्जाम दिया, वैसे भी नहीं पढ़ना, डिग्री ले लिया, गया एग्जाम दे दिया। जो होना होगा, नहीं होगा जल्दी से अपना समोसा पकड़ा चलेगा। मतलब जितना जल्दी वो फ्री होगा, कंपटीशन में जाएगा तो जाएगा, नहीं होगा तो क्या करेगा, तो ना दुकान खोलेगा या कुछ करेगा, उसका जीवन व्यर्थ नहीं होगा। आधी जिंदगी तो 22 साल 25 साल तक वो पढ़ता है, और 22-25 साल में मुझे ये नहीं पता होता है कि जिस पृथ्वी पे वो है वो कहाँ है, नहीं कहाँ है पृथ्वी, सौर मंडल में है। पूछो बच्चा पृथ्वी कहाँ है तो बताएंगे वो पृथ्वी जानते नहीं है, 7 महासागरों के बीच में स्थित है, ऐसे बताते हैं। ये कहेंगे पृथ्वी कहाँ, कहीं पृथ्वी तो 7 महासागरों के बीच में रखी हुई है, जहां हम खड़े हैं। ये नहीं कहेंगे हम सौर मंडल में हैं, एक ग्रह है पृथ्वी, कहे ना, पृथ्वी जमीन पे रखी है। वाह क्या बात है। हाँ ऐसे बताते हैं। तो जब ऐसे वो नहीं पढ़ रहे हैं तो कहें वक्त जाया कर रहे हो। 25 साल 26 साल 28 साल तक समथिंग जाके पीजी करेंगे, पीएचडी करेंगे। और पढ़ने वाली संख्या तो 10% आजकल ठीक ठाक है, बाकी 90% माना जाता है। कि उनसे पूछ लीजिए सही से कि भूकंप क्यों आते हैं, तो बता देंगे कि भूकंप आने का कारण है शेष नाग यानी शेष सैया पर श्री हरि विष्णु सो रहे थे, वो अपना करवट बदल देते हैं, बस शेष नाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, भूकंप आ जाता है। क्या बात है भाई, कितना अच्छे बता देते हैं। सेटिस्फाइड कर देंगे तुरंत आपको। अब आप है ऐसा भाई, ऐसा हम नहीं मानते। भूगोल की दृष्टि से ये बातें नहीं है, ज्योग्राफिकल ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि इन 4 महीनों में अगर आज की बात करूं मैं, आज से लगभग 4 महीने यानी कि 30 यानी 120 दिन के आसपास तक क्या है, चतुर्मास है। श्री हरि विष्णु कहाँ जा रहे हैं, शयन निद्रा में। तो इसका मतलब शयन निद्रा में जाता तो भूकंप बिल्कुल नहीं आज दुनिया में कहीं तो आता है। जापान में 1000 झटके आते हैं रोज। जापान वाले तो सुबह नाश्ता लिए थे, दोपहर में अपना लंच करेंगे, फिर शाम को डिनर भी करेंगे भूकंप का, उसमें कौन सी बात है। वो तो 1000 झटके डेली महसूस करते हैं। तो पूछो तो नहीं बता सकते हैं। अगर उनसे वो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, वो एग्जाम वो डिग्री लेके खड़े हो गेट पे, आपसे सवाल करिए कि बेटा ये बताइए कि अकबर पहले आया था या पहले बाबर आया था। सर खुजलाते हुए जवाब आपको देने के वाले क्या हैं, नहीं नहीं नहीं, पहले जहांगीर आया था, उसके बाद अकबर आया, फिर बाबर आया, हो गया बनता रहा। वो अगर वो बाबर कहेंगे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस लिया हो बीए में और उससे पूछे कि ये बताइए कि ये आपको संविधान ने अधिकार दिया बोलने का, संख्या हाँ बिल्कुल दिया। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 332 में तो दिया लो, और कहाँ है, आर्टिकल 19 में है। तो ये ऐसे बताते हैं पढ़ाकू वीर, इसलिए इन्होंने तो 3 साल का सुझाव दिया था, लेकिन वर्तमान में मेरा मानना कि 1 ईयर का ग्रेजुएशन कर दीजिए बहुत अच्छा है, लेकिन उन 365 दिन में कम से कम 200 दिन क्लास चला दीजिए अच्छे से, बस 200 दिन क्लास चलाइए, और ऐसे सारे यूनिवर्सिटी को आवासीय कर दीजिए, डिग्री कॉलेज को आवासीय कर दिए, बच्चा वहीं रहे 1 साल तक, एक शिक्षक की नज़र में 1 साल तक उसे अच्छे से उसे बनाया जाए। ये 3 साल समय देना, एमए करवाना, सब समय की बर्बादी है और कुछ भी नहीं है ना। समय की बर्बादी तो होती है और कुछ होता थोड़ा ना इसमें। तो राधा कृष्ण आयोग ने बड़ा सुझाव दिया, कुछ सुझाव बड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन मैंने भी कुछ अपना सुझाव इसमें जोड़ दिया है कि ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अगर शिक्षा को कम समय में कर दिया जाएगा तो शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है, शिक्षा एक बिजनेस जो बन चुका है एजुकेशन, वो कैसे होगा। अभी क्लास 1 to 5 की बात की जाती है, लेकिन आजकल LKG, नर्सरी, फिर LKG, फिर UKG, ये 3 क्लास जो हाँ अरे वही है, 3 क्लास एक्स्ट्रा बना लिया गया है शिक्षा के माफियाओं के द्वारा, है ना। वो बना दिए LKG UKG, कुछ दिनों बाद कहेंगे MKG आएगा, फिर उसमें लेके आएंगे लीटर किलोग्राम मीटर किलोग्राम, ऐसे चलाते रहेंगे और आप पैसा देते रहेंगे। 1 साल का 50 से 70 हज़ार रुपये ऐंठ लेते हैं,
जो बच्चा ठीक से पहन नहीं सकता है उसे भी कहते हैं भेज दो विद्यालय, उसे कहाँ LKG में। तो शिक्षा के ये वर्तमान में शिक्षा का बात व्यवसायीकरण है। राधा कृष्ण आयोग की बात छोड़ दीजिए, शिक्षा में वो लोग चाहते थे कि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया जाए। एक सुझाव इनका ये भी है, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा का विषय है ना, इसे कहाँ रख दो, इसे समवर्ती सूची में ले आओ। हाँ, ये समवर्ती सूची का सुझाव दिया। इन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालयों के जो अध्यापक हैं यानी प्रोफेसर साहब लोग हैं, उनका वेतन भी बढ़ा दो। वेतन वृद्धि की बात किसने कर दिया था? राधा कृष्णन आयोग ने ये भी किया। और ये भी कहा कि देखभाल के लिए, यानी राधा कृष्णन आयोग ने क्या कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा की देखभाल करने के लिए एक क्या होना चाहिए, यानी कि उसको सहायक होने के लिए UGC की स्थापना कर दिया जाए। यानी क्या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कर दिया जाए। और आपको हम बता दें, इस कमीशन की स्थापना 1953 में कर दिया गया था। 53 में स्थापित, तो 56 में इसे एक जो संसद द्वारा एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्वीकार कर लिया गया। सांविधिक संस्था कहेंगे, संसद ने इसे सांविधिक संस्था के रूप में स्वीकार किया, संवैधानिक संस्था नहीं, ठीक है। तो UGC की स्थापना करने का सुझाव भी दिया। 1947 यानी आज़ादी के प्राप्ति तक भारत में 19 विश्वविद्यालय बन चुके थे। जैसे कलकत्ता 1857 बना था, मद्रास, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 3 ऐसे हैं जो 1857 में बने थे। इसके बाद पंजाब 1882, इलाहाबाद 1887, बनारस 1916, मैसूर 1916, पटना 1917, इलाहाबाद 1918, है ना, अलीगढ़ 1920, लखनऊ 1921 और दिल्ली विश्वविद्यालय 1922, नागपुर 1923। आगरा कब आंध्र प्रदेश बना? 1926 में। आगरा यूनिवर्सिटी कब बनी? 1927। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी 1929 की है। और केरल में एक विश्वविद्यालय बना, तिरुवनंतपुरम विश्वविद्यालय, जो 1937। उत्कल यूनिवर्सिटी कब बनी? भुवनेश्वर में 1943 में। और सागर विश्वविद्यालय बना कहाँ? 1946 में। आज़ादी तक, अब देखिए, ब्रिटिश काल में यानी ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा भारत में शिक्षा का विकास करते हुए जो उनका योगदान है, उन्होंने भारत में कितने विश्वविद्यालय की स्थापना की? 19 विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? अंग्रेजों ने किया है। यानी आज़ादी के पहले, आज सवाल किया जा सकता है कि आज़ादी के पहले भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो आंखें बंद करो और लगा दो कितना? 19। ये करेक्ट फैक्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो ये सारी बातें किसकी थी? भारत शिक्षा के विकास की। इसमें कोठारी आयोग भी है, इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 का भी है। कुछ कोठारी आयोग के सुझाव हैं, इस पर चर्चा कभी आपसे कर दी जाएगी। और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की है, 1986 की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 2021 में आई, उस पर भी चर्चा की जा सकती है करंट को जोड़ते हुए। तो इन सारी बातों को आप अच्छे से आप साथ कीजिए और मेरी बातों को समझिए। भारतीय शिक्षा इस समय वर्तमान में उसका स्तर बहुत गिर रहा है। जो भी बातें हमारे द्वारा की गई, आप उसे कहीं अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि मैंने कुछ बातें इसमें कह दिया है जो लग सकता है कि हाँ ये अच्छा नहीं है। शिक्षा व्यवस्था की दशा ऐसी नहीं, लेकिन है ऐसी ही कि आप अगर ज़मीनी हकीकत को देखना चाहें वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था में, तो आप अगर 100 बच्चों का एक सैम्पलिंग करेंगे तो सैम्पलिंग में आपको मिलेगा क्या? लगभग 70 से 90% बच्चे ऐसे आपको मिलने वाले हैं। 70% तो ऐसे मिले हैं जिन्हें अपने सब्जेक्ट का ही नहीं पता है, और 90% तक जाएंगे तो उन्हें अगर कोई टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहेंगे, उनसे पूछिए आपने क्या किया, तो कहेंगे हम तो BSc करके आ रहे हैं। उनसे बस इतना खाली पूछ ली कुचालक सुचालक क्या चाहिए नहीं पता, मुझे याद नहीं, परिभाषा भूल चुके हैं हम। उनसे पूछ लेंगे कि कौन सा उत्तोलक क्या, कुछ भी नहीं, एकदम वास कर देंगे। बस ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट से, अगर पूछिए तो कहेंगे नाइट्रेट से हो जाता है, और कोई रीज़न नहीं पता, ये पढ़ाया नहीं कि मास्टर ने कभी बताया नहीं। ऐसी बातें करके वो आपको गुमराह कर देंगे, आता जाता कुछ भी नहीं। यानी कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर गिर रहा है। हर बस खाली डेटा क्या जारी किया जाता है कि भारत ने फला यूनिवर्सिटी से एक साल में इतने लोगों को क्या दिया? स्नातक डिग्री दिया। बस संख्या है, क्वांटिटी मेंटेन, क्वालिटी नहीं मेंटेन। ये डैमेज कर दिया पूरी तरह। भारतीय शिक्षा व्यवस्था इस समय अच्छी स्थिति में नहीं है, जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। शिक्षा नीति को बदलने से नहीं कुछ होता है, जो भी आप नीति बनाते हैं उसका सही से क्रियान्वयन होना और उसकी बार बार समीक्षा किया जाना बहुत आवश्यक है। जैसे कि ब्रिटिश करते थे, यानी जब ब्रिटिश सरकार थी
भारत पर, तो वो करती थी क्या, समय समय पर शिक्षा आयोग का गठन करती जाती थी मूल्यांकन करने के लिए। ऐसा भारत में होना चाहिए। यहाँ तो शिक्षा आयोग बनता है, बनाया जाएगा, फिर उसमें जो मेंबर होंगे, मेंबर को लाने में राजनीति शुरू कर दी जाएगी। अब मेंबर आया है, पैसा दे के मेंबर बना है, तो पैसा फिर लेगा, और जो उसको जो यूनिवर्सिटीज जो कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पे कॉन्वेंट या समान विद्यालय हैं, उनको महत्व देता रहता है। इसका इस तरफ ध्यान नहीं जाता है कि इस अधिकतम शिक्षा की बर्बादी कॉन्वेंट स्कूलों से ही हो रही है, जिनको नहीं होना चाहिए। जो सरकारी विद्यालय शिक्षा देते हैं उन्हीं को होना चाहिए, उनमें और सुधार करना चाहिए। ये ऐसा सुझाव मेरा अपना खुद का है, मेरी राय खुद की हो सकती है। सहमत है, नहीं सहमत है, आपकी इच्छा। धन्यवाद।